दोस्तों, स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल अपना देश न्यूज़ चैनल में। गुड मॉर्निंग। अब पेश है आज के मुख्य खबरें। 55 दिन के बाद दिल्ली काम पर लौटी, लेकिन रफ्तार नहीं दिखी। मंगलवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ बसें, ऑटो, टैक्सी ही सड़कों पर उतरी। कुछ जगह बाज़ारों में दुकानें खुली, लेकिन रौनक नहीं दिखी। प्राइवेट गाड़ियां बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के कारण पुलिस ने 33 केस दर्ज किए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हम अनुशासन नहीं दिखाएंगे तभी भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे। डीटीडीसी और क्लस्टर की बसें सुबह से सड़कों पर उतरी, लेकिन 20 सवारी की सीमा तय होने की कई स्टैंड पर वे रुकी ही नहीं। सुबह ऑफिस जाने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ा। नियम एक ही सवारी बिठाने का है, लेकिन कुछ जगह ऑटो और बाइक में 2 से ज़्यादा लोग दिखे। 4 सवारी ले जाने वाले ई रिक्शा एक ही किराया मांग रहे थे। पुरानी दिल्ली में खारी बावली के अलावा कनॉट प्लेस, खान मार्केट, लाजपत राय नगर और सरोजनी नगर, राजौरी गार्डन, पीतमपुरा, विकास मार्ग में कुछ दुकानें खुली, लेकिन उनमें सूनापन ही था। ज़्यादातर दुकानदार साफ सफाई में जुटे थे। गाजियाबाद लॉकडाउन 4 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने से कामकाजी लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन एनसीआर से लगते बॉर्डर पर मुसीबत कम नहीं हुई। गाजियाबाद से लगती सीमा को छोड़कर यूपी हरियाणा के अन्य बॉर्डर पर पहले की तरह पास अनिवार्य रहा। हालांकि किसी भी बॉर्डर पर दिल्ली की ओर से कोई रोक टोक नहीं थी। दिल्ली के बॉर्डर पर गाजियाबाद से आने जाने पर रोक नहीं थी। नोएडा में भी ई पास जरूरी रहा। हरियाणा से ढील नहीं मिली है। गुड़गांव बॉर्डर पर आई कार्ड देखकर एंट्री दी गई। सरकारी कर्मियों को तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अन्य को लौटना पड़ा। फरीदाबाद की तरफ से कड़ाई से बदरपुर बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। गुड़गांव और फरीदाबाद में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर फैक्ट्रियां पूरे स्टाफ के साथ चल सकेगी। फरीदाबाद में बाज़ार अलॉटमेंट दिए पर खुलेंगे, संडे बंद रहेंगे। गाजियाबाद प्रशासन बुधवार को प्लान तैयार करेगा। नोएडा में लॉकडाउन 4 के 2 दिन बीत जाने पर भी नई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी। हरियाणा ने इंटरस्टेट बस सेवा शुरू करने के लिए 12 राज्यों से इजाज़त मांगी है। पंजाब में बुधवार से सरकारी और निजी बसें शुरू होगी। दोस्तों, राजधानी में कोरोना के 500 नए मामले आए हैं, जो 24 घंटे में मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा 10,554 हो गया है। वहीं देश में मंगलवार को कोरोना के 4,970 मरीज आए और संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। भारत उन 11 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। भारत में पहला केस 30 जनवरी को आया था। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की रफ्तार यूरोप और अमेरिका के कम है। देश में मामले 100 से 1 लाख पहुंचने में 64 दिन लगे। अमेरिका में 25 दिनों में ही ऐसा हो गया था। वहीं स्पेन में 30 और इटली में 36 दिनों में संक्रमितों की संख्या 1 लाख पार कर गई थी। 15.5 लाख से ज़्यादा मामलों के साथ अमेरिका
पहले नंबर पर है। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। मार्च के आखिर तक देश में महज 1397 केस थे। इसके बाद अप्रैल से नए मामलों में तेज़ी आनी शुरू हुई और 30 अप्रैल तक देश में कोरोना के 33,610 केस हो गए थे। अब कुल केसों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है, यानी मई के महीने में मामलों में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 दिनों में दौरान 20,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में जहां 1 लाख कोरोना रोगियों में 4.1 की मृत्यु हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में जहां 1 लाख कोरोना रोगियों में 4.1 की मृत्यु हो रही है, भारत में ये संख्या 0.2 है। ICMR ने भी अपनी एक स्टडी में हाल ही में कहा है कि लॉकडाउन सही समय से लागू नहीं होता तो 15 अप्रैल तक 8,20,000 मरीज हो जाते। अप्रैल मध्य में जहां रिकवरी रेट 17% था, वह अब 38 पर पहुंच गया है। 39,173 लोग कोरोना के चंगुल से निकल चुके हैं। ये देश में अब तक 3,163 लोगों की जान ले चुका है। दोस्तों, 1 जून से आम लोगों के लिए रोज़ 200 नॉन AC सेकंड क्लास स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर मंगलवार को ये जानकारी दी। इन सभी ट्रेनों के लिए बुकिंग ऑनलाइन होगी, यानी स्टेशनों पर विंडो टिकट नहीं मिलेगी और सूत्रों का मुताबिक अगले सप्ताह से इसकी बुकिंग शुरू हो सकती है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि यात्रियों के लिए स्टेशनों पर कैंटीन में खाना मिलेगा या नहीं। IRCTC ने कैटरिंग में लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे रेलवे से और ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मांगे। कई राज्यों से ऐसी ट्रेनों की मंजूरी न मिलने के बीच मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इन ट्रेनों के लिए उन राज्यों की मंजूरी की जरूरी नहीं है जहां यात्रा समाप्त होती है। नए नियमों के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आखिरी और बीच की रुकने वाली स्टेशनों के टाइम टेबल पर अंतिम फैसला रेलवे मंत्रालय करेगा। वे इसकी जानकारी राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को देगा, जिससे कि फंसे हुए मजदूरों को भेजने या लाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा सकेंगे। मजदूरों के लिए 1,000 बसें चलाने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर मंगलवार को घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने 1,049 बसों की जो लिस्ट दी थी, योगी सरकार ने जांच के बाद उनमें 31 ऑटो और 69 अन्य गाड़ियों के नंबर होने की बात कही। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार प्रियंका ने निजी सचिव पर केस दर्ज हुआ। प्रियंका ने कहा, सरकार ने खुद माना कि 879 बसें सही मिली। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच वेस्ट यूपी में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर चलाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी समस्या कारीगर और मजदूरों की है। लॉकडाउन के दौरान तंगी और बेहाली से परेशान कारीगर अपने मूल घरों की ओर पलायन कर गए हैं। बड़े पैमाने पर कामगारों के पलायन की वजह से उद्यमी काम शुरू करवाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में अब इन उद्यमियों को, उन कारीगरों को और मजदूरों को अहमियत समझ में आने लगी है कि जिन्हें लॉकडाउन के दौरान सैलरी न देने पड़े, इसलिए काम से निकाल चुके थे। उनके बच्चे और परिवार खाने पीने के लिए मोहताज हो गए थे, लेकिन इन उद्यमियों ने उन्हें सूद तक नहीं ली। मेरठ के IIA अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल बताते हैं कि ज़िले में 8,000 से अधिक MMME इकाइयाँ हैं। सरकार की तरफ से इनमें 360 को खोलने की अनुमति मिली है। 360 से भी 200 ही खुल रही हैं।
वे भी आधी अधूरी क्योंकि इकाइयों के पास मजदूर नहीं है। मेरठ में 3,500 से अधिक खेल का सामान बनाने वाली इकाइयां हैं। इनमें कई इकाइयां बड़े पैमाने पर खेलों से जुड़े साजो सामान निर्यात करती है, लेकिन इन इकाइयों के शटर डाउन हैं। कारण है कि कुशल कारीगर का ना होना। ऐसे में कामगारों के पलायन की वजह से उद्यमी का काम शुरू करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सरकार के अदूरदर्शी फैसलों के असर इससे साथ ही मेरठ में खेल उपकरणों के अलावा केमिकल, फर्टिलाइज़र, कृषि यंत्र, रबर, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, धागा, टेक्सटाइल, पेंट, बिजली का उपकरण, वाहनों की कलपुर्जे, पेपर इंडस्ट्री, लड़ाकू विमानों और ट्रेनों के कलपुर्जे, तार, केबल, बैंड, बाजा, वाद्य यंत्र, कैजी आदि सामान बनाने का कारोबार भी होता है। लेकिन इन इकाइयों में कुशल कामगारों का संकट खड़ा हो गया है। अलीगढ़ में प्लास्टिक के पाइप व फिटिंग की कंपनी चलाने वाले अनमोल रतन कहते हैं कि लेबर पलायन कर गए हैं। उनके जल्द वापस आने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। ठेकेदार लेबर न होने के हवाला दे रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्री में गति कैसे आगे बढ़ेगी? समाजवादी पार्टी के मेरठ के विधायक हाजी रफ़ीक अंसारी ने कहा, बीजेपी सरकार के अदूरदर्शी फैसलों के चलते गरीब और बेबस मजदूरों की ज़िंदगी नर्क हो गई है। वेस्ट यूपी के उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। सिसोदिया रेंट मांगने पर 30 मकान मालिकों पर FIR, मनमानी पर होंगे ब्लैकलिस्ट। शराब की प्राइवेट दुकानें भी ऑड इवन सिस्टम पर खुलेगी। दोस्तों, सरकार नौकरी पेशा लोगों को एक और राहत देने की तैयारी में है। नौकरी पेशा लोगों को कंपनी बदलने पर PF की तरह ग्रेजुटी ट्रांसफ़र का मौका मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी से इस्तीफ़ा देकर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपकी ग्रेजुटी के लिए कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिस तरफ से PF का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसी तरह ग्रेजुटी की राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी। राहत पैकेज की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जल्द लेबर रिफॉर्म करने जा रही है। इसके तहत ग्रेजुटी मिलने के लिए न्यूनतम समय 1 साल तय होगा। प्रस्तावित लेबर कोड में वर्तमान के 5 साल की स्थिति की जगह 1 साल सेवा पूरी होने पर ग्रेजुटी का प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने पर इससे उन कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जो 5 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं या उनकी नौकरी चली जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में 1 साल तक भी नौकरी की है तो नौकरी छोड़ने पर उसे ग्रेजुटी मिलेगी। दोस्तों, अब मौसम की न्यूज़ सुनिए। आज तूफ़ान से टकराना है। थोड़ा कमज़ोर पड़ा अम्फान, लेकिन अभी भी बेहद ख़तरनाक है। उड़ीसा के बाद बंगाल से हटाए गए 3 लाख, कोलकाता में भारी बारिश। सुपर साइक्लोन के लिए क्लाइमेट चेंज की वजह वैज्ञानिक। दोस्तों, HRD मंत्री बोले CBSE के रिजल्ट जुलाई में ही निकलेंगे। HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि CBSE की बाकी बचे एग्ज़ाम 19 स्कूलों में होंगे जहां स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। इससे उन्हें लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। निशंक ने यह भी बात टीवी चैनल पर सवालों के जवाब में कही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निशंक ने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट घोषित किए जाएंगे। मुमकिन है जुलाई में ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम 1 से 15 जुलाई तक होंगे। दोस्तों, US ने WHO को धमकाया, 30 दिन में नहीं बोला सच तो छोड़ देंगे साथ। राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा 4 पैकेज का लेटर, हमेशा के लिए फंडिंग रोकने की चेतावनी। चिली में भूख से बेहाल, सड़कों पर उतरे लोग। ब्रिटेन को पीछे छोड़ अब ब्राज़ील बना कोरोना का बड़ा सेंटर।
2.5 लाख के पार हुए मामले। पाक के सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को नहीं माना महामारी, बाज़ार खोलने का आदेश दिया। अमेरिका में 24 घंटे में 759 की मौत। चीन में कोरोना के 23 नए मामले। लद्दाख नॉर्थ सिक्किम में चीनी सेना ने दिखाए तीखे तेवर, ज़्यादा जवान भेजे। दोस्तों अब कोरोना अपडेट सुनिए। भारत देश में अब तक 1,02,227 मामले हो चुके हैं, जिनमें 3,169 की मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 4,630 नए मरीज आए हैं और 39,658 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कुल 10,554 मामले आए हैं अब तक, जिसमें 166 की मौतें हुई हैं और 24 घंटे में 500 लोग नए आए हैं मरीज, जिसमें ठीक हो चुके हैं 4,750 लोग। पूरी दुनिया में अब तक 49.24 लाख कुल मामले आ चुके हैं, जिसमें 3.20 लाख मौतें अब तक बीमारी से हो चुकी हैं और 88,024 घंटे में नए मरीज आ चुके हैं, जिसमें कि 19.3 लाख ठीक हो चुके हैं। दोस्तों अब आज की न्यूज़ समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।